आपने कभी सोचा कि जैसे आपका हाथ किसी भी गर्म सामान के पास जाता है, आप झट से अपना हाथ हटा लेते हो, है ना? यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन था वो आपके न्यूरल सिस्टम तक पहुंची, है ना? वहां पर क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, और कितने टाइम में वो प्रोसेसिंग होके आपका आउटपुट भी आ गया कि आपको अब हाथ हटा लेना है। नहीं सोचा ना? तो इस चैप्टर में हम यही मैकेनिज्म कवर करने वाले हैं कि भाई आपका न्यूरल सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 18। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, न्यूरल सिस्टम तो मैम हमें समझ में आता है ना? न्यूरल कंट्रोल या फिर न्यूरल सिस्टम हमें समझ में आता है, बट मैम ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन हमें आप समझा दीजिए। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ काम करना, है ना? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डांस में पार्टिसिपेट करते हो, तो जो भी आपके डांस में आपके साथ कर रहे हैं बच्चे डांस, है ना, तो वहां पर ऐसा बोला जाता है कि आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अदरवाइज डांस अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया। जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है आपके बॉडी में। जैसे कि मैम, जैसे कि आपकी मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है ना? मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होता है। आप देखते हो कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा तेज तेज से सांस लेते हो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन का सप्लाई भी इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना? ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज होगा, फिर आप देखते हो कि आपकी जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना? नॉर्मल कभी देखना कि आप नॉर्मली खड़े हो, कोई काम कर रहे हो, और दूसरा जब आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम आप देखना कि आपके हार्ट बीट में क्या चेंजेस आते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस टाइम पर आपकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये सारी तो बात करें जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब अगर आपने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी तो जितने भी फंक्शन, जितने भी चेंजेस आपने देखे ना, यहां पर कहीं ना कहीं सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है ना, और आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है ब्लड वेसल्स में, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैम, जैसे कि आपके लंग्स हो गए, आपकी किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका लिवर हो गया, ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप एक्सरसाइज बंद करोगे तो इनका जो फंक्शन है ना, जैसे ही आप एक्सरसाइज को स्टॉप करोगे इनका फंक्शन जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था अब वो नॉर्मल पे आ जाएगा। आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई। मैंने यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन समझाया है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉडी को कंट्रोल, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है। पहला है आपका न्यूरल सिस्टम और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम, है ना? जो न्यूरल सिस्टम है वो आपका बहुत ही फास्ट, अगर आपको कोई भी फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, है ना, तो उसके लिए है आपका न्यूरल सिस्टम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया कि आपका हाथ एक गर्म सामान के पास जा रहा था, आप झट से अपना हाथ हटा लेते हो, है ना? इतने कम टाइम में आपके पास वो आउटपुट भी आ जाता है। तो ये किसका काम है? ये आपके न्यूरल सिस्टम का काम है। वहीं पे आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को बनाते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं जो इनका कम्युनिकेशन होता है या फिर इनका रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, क्योंकि आप हार्मोन्स बना रहे हो, फिर हार्मोन्स को आप ब्लड में लोड करोगे, फिर ब्लड जो है वो आपके सेल्स और टिश्यू तक उस हार्मोन को लेकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, बट इसका भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल है। जहां तक आपके नर्व इंपल्सेस नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर आपका एंडोक्राइन सिस्टम का हार्मोन
हार्मोन पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जितने भी आपके बॉडी के फंक्शंस हैं, है ना, जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं ये दोनों सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों में आखिर में डिफरेंस क्या होता है ना, न्यूरल सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको एक डिफरेंस तो बता दिया कि जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है न्यूरल सिस्टम का, वहीं पे जो आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात करोगे तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है। आई बात समझ में। अब यहां पर पहला पॉइंट देखते हैं कि जो आपका न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है ना, क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। यही वाली चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, वही चीज है कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। वहीं पे अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हो तो ये आपका क्या प्रोवाइड करवा रहा है, केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करवा रहा है थ्रू हार्मोन्स। ठीक है, ये जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और ये आपका हार्मोन रिलीज करते हैं एंड अगेन हार्मोन को आप ब्लड में लोड करते हो और ब्लड आपके इन हार्मोन्स को सेल्स और इनके टारगेट टिश्यूज तक पहुंचा देता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरे डिफरेंस पे आते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर आपका स्लो कम्युनिकेशन होगा और यहां पर आपका फास्ट कम्युनिकेशन होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई एम होपिंग आपको इन दोनों सिस्टम के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इन दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका न्यूरल सिस्टम है तो आप न्यूरल सिस्टम के बारे में मतलब ऐसा बोल रहे हो कि नहीं नहीं यही है, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों का ही इंपॉर्टेंस है, न्यूरल सिस्टम का भी इंपॉर्टेंस है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं न्यूरल सिस्टम की। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल बोलते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी का पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है ना, तो आप क्या बोलते हो, सेल बोलते हो। वैसे ही आपके नर्वस सिस्टम का, आपके न्यूरल सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। अब ये जो आपका न्यूरॉन है आखिर में इसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो न्यूरॉन है सबसे पहले इसका फंक्शन होता है कि इसको सिग्नल को डिटेक्ट करना है ना। तो अगर इसको दिख गया अच्छा वो रहा सिग्नल, चलो ठीक है हमने सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया है। पहला फंक्शन इज डिटेक्शन ऑफ सिग्नल, सिग्नल को डिटेक्ट करना। फिर जो इसने सिग्नल को डिटेक्ट किया है उसको रिसीव करना, है ना, क्या करना, रिसीव करना। तो जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, यहां पर रिसीव करना भी इनका काम होता है। जो भी सिग्नल इन्होंने डिटेक्ट किया है इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसी सिग्नल को ये ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पर एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है ना, यहाँ से इसने सिग्नल को रिसीव किया। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, है ना, अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं तो यहाँ पर हमारा एक न्यूरॉन है। ठीक है, हमने इसको बना दिया है एक न्यूरॉन और ये क्या कर रहा है, इसने सिग्नल को क्या किया है, डिटेक्ट किया है और रिसीव किया है। ठीक है, यहाँ पर इसने सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया है और रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पर इसका नर्व एंडिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बना दिया, चलो ठीक है ऐसे नहीं बनाते, इस तरीके से बना रही हूँ, है ना, इस तरीके से बना रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। दूसरा हमने एक और न्यूरॉन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और न्यूरॉन बना दिया इस तरीके से, है ना, ये भी इसका एक्सॉन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। और ये वाला आपका क्या कहलाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि जो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसने क्या किया है, इसने सिग्नल को रिसीव किया है। अब इस सिग्नल को इसको ट्रांसमिट करना है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से
इधर ट्रांसमिट कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनका ये भी फंक्शन होता है। सबसे पहला होता है सिग्नल को डिटेक्ट करना, सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसमिट भी करना। ठीक है, अभी ट्रांसमिट कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ऑल राइट, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये वाली चीज तो हमने कवर कर ली है। अब हम आ जाते हैं न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन पे। देखो, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कैसा होता है, और आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है वहां पर कैसा होता है। जैसे हमने पिछले सारे चैप्टर्स में देखा कि अगर आपको याद है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कैसा था, है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कैसा था। फिर उसके बाद हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी देखा था कि जो आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म में, आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। सेम हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। जैसे पहला दिया हुआ है हाइड्रा, तो यहाँ पर हाइड्रा में कैसा होता है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट के पास ब्रेन एंड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो यहाँ पर प्रॉपर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे 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 आप कॉर्डेट्स की तरफ आ रहे हो, है ना, अगर मैं यहाँ आपका स्टार्टिंग करूँ फाइलम पॉरीफेरा से, और जैसे जैसे आप कॉर्डेट्स की तरफ आ रहे हो, आपको ये चीज़ तो पता है कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। और अगर बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर आप एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके सिस्टम्स होंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, न्यूरल सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूरल सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है। और वहीं पे अगर आप हाइड्रा की बात करोगे तो वहाँ पर सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। अगेन डिपेंड किस पे करता है? कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे तो बहुत समझदार बच्चे हैं। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात यह है कि हमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपका वो साइट है जहां पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला कि वही एक ऐसा साइट है जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वहां पर प्रोसेस होगा, फिर वहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि अच्छा ये हमें आउटपुट भेजना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका हाथ जो है हॉट वेसल के पास जा रहा है या फिर कोई भी हॉट सामान है उसके पास जा रहा है, तो आप झट से अपना हाथ क्या करते हो? विड्रॉ कर लेते हो। कैसे करते हो? क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस वही एक ऐसा साइट है, जो इन्फॉर्मेशन था वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसकी प्रोसेसिंग हुई। अच्छा ये सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन के लिए कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम डिसाइड करते हैं और फिर आउटपुट भेजा जाता है। आउटपुट में क्या आएगा कि आपको हाथ अपना हटा लेना है। ठीक है, और आप देख रहे हो ड्यूरेशन, देख रहे हो कितने कम टाइम में ये सारी चीज़ें हो रही है, इन्फॉर्मेशन भी जा रही है, प्रोसेसिंग भी हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो हमने डिसाइड किया है, जो सोल्यूशन दिया गया है वो भी वापस आया है और आपने अपना काम भी कर दिया है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ब्रेन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। स्पाइनल कॉर्ड पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था बट अभी नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग नहीं कवर करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो जितने भी आपके न्यूरॉन्स है जो किसके साथ एसोसिएटेड है? आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जितने भी न्यूरॉन्स एसोसिएटेड हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। जो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है नर्व्स उसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और वहीं पे जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं वो सारे नर्व्स क्या कहलाते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, है ना, ब्रेन है तो क्रेनियल नर्व्स और आपका स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल नर्व्स। अगर आप क्रेनियल नर्व्स की बात करोगे तो 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स की बात करोगे तो 31 पेयर्स होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर अभी तक हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा होगा, आप इसको 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, राइट? ठीक है, चलिए, तो आई एम होपिंग ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझदार तो हो ही तुम लोग बहुत ही ज़्यादा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स की। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक होता है आपका एफरेंट फाइबर और दूसरा होता है आपका इफरेंट फाइबर्स। भाई पहले बता रही हूँ, नोट्स साथ साथ लिखते रहना, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं साथ साथ नोट्स बनाते रहो। और अगर आपको ऐसा भी करना है कि चलो ठीक है पहले समझ लेते हैं उसके बाद नोट्स बना लेंगे, तो वो भी मतलब जैसा आपको सही लगे वैसा करना। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर की अगर मैं बात करूं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। एक है आपका एफरेंट फाइबर और दूसरा होता है आपका इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके इंपल्स का ट्रांसमिशन करवाता है फ्रॉम टिश्यू टू द सीएनएस। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला, टिश्यू और आपके जो भी ऑर्गन्स हैं वहां से इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करवाना। ठीक है, वहां से इंपल्सेस का ट्रांसमिशन करवाना कहां तक, सीएनएस तक। उसको, ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, एफरेंट फाइबर, मतलब लेकर जा रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, ए से आना, है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहे हैं ये सारे इंपल्सेस, राइट? तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम एफरेंट फाइबर्स बोलते हैं, जो ऐसे इंपल्सेस को आपके टिश्यू और ऑर्गन्स को लेकर जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये आपके टिश्यू और ऑर्गन है और यहाँ से आपका इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है कहाँ तक, सीएनएस तक। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई। अब जो भी आउटपुट दिया जाएगा वो आपके इफरेंट फाइबर्स के द्वारा दिया जाएगा। तो इफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं, वो आपके इंपल्सेस को सीएनएस से आपके टिश्यू और ऑर्गन्स तक लेकर आते हैं। ऐसे फाइबर्स को हम इफरेंट फाइबर बोलते हैं। तो ई से एग्जिट, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ए से आना, है ना, ए से आना और ई से एग्जिट। एग्जिट मतलब टाटा बाय बाय, राइट? आई बात समझ में? एक बार और रिपीट कर रही हूँ, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं? एफरेंट फाइबर्स तो आपके इंपल्सेस को ट्रांसमिट करवा रहे हैं फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन्स से आपके सीएनएस तक और वहीं पे सीएनएस से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन आई है उसका ट्रांसमिट करवाना कहाँ तक, आपके टिश्यू ऑर्गन्स तक। ऐसे फाइबर्स को हम इफरेंट फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, है ना? इसको ऐसे याद कर सकते हो, ए से आना और ई से एग्जिट, मतलब जाना, टाटा बाय बाय। ऑल राइट, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम और थोड़ा सा कहानी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम जानने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी फर्दर बाइफर्केशंस है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहला आता है आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा आता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और तीसरा आता है आपका विसरल न्यूरल सिस्टम। ये किसके ऊपर बेस्ड है कि किस टाइप के मसल को इनर्वेट कर रहा है। ठीक है, जैसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है, इंपल्सेस को ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, मतलब कि इसका बेसिस ही यही है कि किस टाइप के मसल फाइबर को इनर्वेट किया जा रहा है या किस टाइप के मसल फाइबर को इंपल्सेस का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो इंपल्सेस आपके सीएनएस से स्केलेटल मसल तक आ रहे हैं। ठीक है, कहां तक आ रहे हैं, स्केलेटल मसल से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी पे आते हैं, दूसरा है आपका ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो यहां पर आपके इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन और मसल्स। जितने भी आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और मसल्स है उन तक इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम सीएनएस। अगेन हमने ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया हुआ है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो न्यूरल सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होता है, जब आप एकदम चिल और रिलैक्स्ड होते हो, है ना, एकदम गोवा वाले बीच पे मस्त पानी पी रहे हो, मतलब गोवा में पानी तो नहीं पीते बट ठीक है ना, मतलब मस्त पानी पी रहे हो, एकदम खाना वाना खा रहे हो, बीच पे एकदम लेटे हुए, एकदम
है ना, टैन हो रहे हो, तो उस टाइम पर, है ना, वो ऐसा एक सिचुएशन मान लो कि एकदम चिल और रिलैक्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है लाइफ में। और वहीं पे अगर मैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम की बात करूं, तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम आपका कब एक्टिवेट होता है? जब आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो, किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हो। जैसे कि ये मैं बहुत ही एग्जाम्पल देती हूँ अपने बच्चों को, अब तो वो लोग भी बोर हो चुके होंगे ये एग्जाम्पल सुन सुन के, कि आप गए जंगल में, ठीक है, आप जंगल में मस्त लाला लाला करते हुए जा रहे थे और आपके सामने आ गया एकदम शेर, ठीक है, शेर आ गया है। अब आपके पास देखो दो ही सिचुएशन है ना, अगर आप बाहुबली हो तो आप उससे लड़ाई करोगे। दूसरा सिचुएशन क्या है आपके पास कि आप वहां से चप्पल उठाओगे, अपनी सर पे रखोगे और वहां से भाग जाओगे, है ना। तो जो समझदार होते हैं थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, वो अपनी चप्पल उठाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कौन सा न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होता है? आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होता है। उस टाइम पर आप देखोगे कि बहुत सारी चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लड सप्लाई आपके मसल्स तक जो है, मसल्स में इंक्रीज करवा दिया जाता है ना। उस टाइम पर जो डाइजेशन है वो कम कर दिया जाता है, क्योंकि वो हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है आपको उस सिचुएशन से निकालना, राइट। तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें देखोगे आपकी बॉडी में होगा, जैसे कि पाइलोरेक्शन, आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल डायलेट कर जाएगी ताकि आपको दूर तक दिखे, है ना। साथ ही साथ आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, आपको स्वेटिंग होने लगेगी, एकदम ऐसे पसीने में लथपथ हो जाओगे, है ना। आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है जब आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा आता है आपका विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम, अगेन मैंने आपको बेसिस बताया था कि किस टाइप के मसल फाइबर को ये इनर्वेट कर रहा है, या फिर किस टाइप के मसल फाइबर तक ये आपका इंपल्स का ट्रांसमिशन करवा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ जाता है? नर्व प्लेक्सिस और गैंग्लिया आ जाता है ना। और ये जो इंपल्सेस है फ्रॉम सीएनएस टू विसरल ऑर्गन्स और वाइसी वर्सा। तो ये आपके विसरल, नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है विसरल न्यूरल सिस्टम। तो कहाँ तक इंपल्सेस आ रहे होंगे? आपके विसरल ऑर्गन्स तक आ रहे होंगे। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो आई एम होपिंग ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करी है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं अपने न्यूरॉन्स पे, है ना। तो न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? हम न्यूरॉन्स को बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम का, है ना। जैसे कि आप सेल को बोलते हो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही न्यूरॉन जो है वो आपके न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, ऑल्सो जो आपका न्यूरॉन है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब कि आप सिर्फ इसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हो। अब यहाँ पर हम एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना, उसके डायग्राम को बना के अच्छे से सारे जो भी लेबलिंग है उसको हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, आपके एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चीजें तो समझनी है, बट साथ ही साथ जो डायग्राम है ना न्यूरॉन का वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्या क्या लेबलिंग है, कहाँ कहाँ पर लेबलिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका सेल बॉडी जिसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, दूसरा होता है डेंड्राइट्स एंड तीसरा होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, कौन कौन से? सेल बॉडी और साइटोन हो गया, डेंड्राइट्स हो गए और आपका एक्सॉन हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? आपका सेल बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? आपका सेल बॉडी है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे एकदम फाइबर्स दिख रहे हैं जो आपके सेल बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, है ना। छोटे छोटे फाइबर्स जो आपके सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये जो आपको एकदम लंबी सी लाइन दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और ये आपकी होती है नर्व एंडिंग। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी नर्व एंडिंग। और यहाँ पर ये ऐसे बल्ब जैसे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम लोग
साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और यहाँ पर आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सेल बॉडी है उसमें क्या क्या चीजें हैं। सेल बॉडी और साइटोन उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो सेल है ना, सेल बॉडी है, साइटोन है, तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीजल्स ग्रैनुअल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? नीजल्स ग्रैनुअल बोलते हैं। तो सेल बॉडी में आपका साइटोप्लाज्म होगा, है ना। साइटोप्लाज्म के साथ आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे और एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग नीजल्स ग्रैनुअल बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना। यहाँ पर आ जाते हैं डेंड्राइट्स। तो ये आपके शॉर्ट फाइबर्स जो आपके सेल बॉडी से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया था कि डिटेक्ट करना, फिर रिसीव करना, फिर ट्रांसमिट करना, राइट। तो यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे, फिर इसको सेल बॉडी तक पहुंचाएंगे, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन से आपके एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग तक आएगा, है ना। फिर यहाँ से ये दूसरे आपके न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके से। अभी इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। ये जो आपका लॉन्ग 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 प्रोजेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्यार से एक्सॉन बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। जो माइलिन शीथ होता है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है ना। यहाँ पर जहां जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहां पर आपका नर्व इम्पल्स जो है नहीं जा सकता है। मतलब कि ये देख रहे हो आप, छोटी छोटी जगहों पे जहां पर माइलिन शीथ जो है वो एब्सेंट है। वैसे इसको हम लोग नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं जहां पर आपका माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। तो जो नर्व इम्पल्स है अगर इधर से आ रहा है ना, तो ये किस तरीके से ट्रैवल करेगा? ये इधर इस तरीके से ट्रैवल करेगा, इस तरीके से ट्रैवल करेगा। जो आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और ये माइलिन शीथ बना कौन रहा है? ये आपके श्वान सेल्स बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाता है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटू सा स्ट्रक्चर, ये आपका श्वान सेल है जो आपके माइलिन शीथ बनाते हैं। अगेन माइलिन शीथ एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। यहाँ से आपके नर्व इम्पल्स नहीं जा सकते हैं, तो वो ऐसे जंप करके जाते हैं, है ना। कैसे करके जाते हैं? जंप करके जाते हैं। और इसको हम लोग सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, जो आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में देखने को मिलता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। और कुछ तो नहीं रह गया यहाँ पर? हाँ, अब इधर आ जाता है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। ये आपके जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम साइनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। अगेन उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपके न्यूरॉन का। इसको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। आपने 10th क्लास में भी ड्रॉ किया होगा, है ना। तो अभी भी ड्रॉ करना आना चाहिए। जितनी भी लेबलिंग आपको दिख रही है इसकी लेबलिंग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहले ही बता रही हूँ, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छे से कर लेना, है ना। चलिए, सो आई एम होपिंग आपको ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आपका इम्पल्स होता है, जो आपका नर्व इम्पल्स है, उसका फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, कहाँ से जा रहा है और कहाँ से उसका ट्रांसमिशन हो रहा है ना। मतलब बेसिकली फ्लो क्या है आपके नर्व इम्पल्स का। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स, है ना। डेंड्राइट्स क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद नर्व इम्पल्स आपके सेल बॉडी और साइटोन तक जाएगा, है ना। साइटोन से फिर आपके एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर साइनाप्स। अभी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है और आपका साइनाप्स क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ में? और यहाँ से फिर आपके दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। तो जैसे कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन तो आपका ये वाला हो गया, फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज बेसिकली जब आपका एक मोटर न्यूरॉन प्लस आपका जो मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। मतलब जुड़े एग्जैक्टली तो नहीं होते, इस तरीके से उनके बीच में एक जंक्शन होता है ना, जहाँ पर दोनों एक जगह पर जुड़ रहे हो। मतलब एक जगह पे
दोनों आ गए हैं, उनके बीच में देयर इज अ जंक्शन, जंक्शन किसे बोलते हैं, जहां पर दो चीजें मिलती है, राइट। तो ऐसे ही न्यूरोमस्कुलर मतलब एक न्यूरॉन, आपका मोटर न्यूरॉन और आपका मसल सेल, इन दोनों के बीच का जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। साइनैप्स आपके दो न्यूरॉन्स के बीच का होता है, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम आ जाते हैं कि दो टाइप के एक्सॉन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपके माइलिनेटेड एक्सॉन और दूसरे होते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। इसको आप माइलिनेटेड और इसको आप नॉन माइलिनेटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार और बता दे रही हूँ। माइलिनेटेड एक्सॉन वो होते हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर कि जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आपके स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। मैंने आपको बताया था ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने नर्व्स आपके ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। जितने आपके नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होंगे वो आपके स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगे। तो ये जो आपके माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो आपके स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं, ठीक है। वहीं पे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन की अगर मैं बात करूं, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स वो होंगे कि जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, ठीक है, माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो ये कहां पर मिलेंगे आपको, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। तो वहां पर जो एक्सॉन्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, मतलब वहां पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो आई एम होपिंग ये दोनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो न्यूरॉन्स है ना, हमने न्यूरॉन्स को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है कहाँ पर आपको मिलेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, या फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ विद एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा फॉर श्योर, है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है और दो और उससे ज्यादा डेंड्राइट्स हो सकते हैं, है ना। ऐसे न्यूरॉन को हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे, ठीक है। दूसरे पे आते हैं बाइपोलर। बाइपोलर में आपका एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, सिर्फ एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। यहाँ पर आपने देखा दो और दो से ज्यादा डेंड्राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट होगा, राइट। ये कहाँ पर मिलेगा, फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई में ऐसे न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे पे आते हैं, तीसरा इज यूनिपोलर। यूनिपोलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेल बॉडी और एक ही एक्सॉन होगा, सेल बॉडी और एक ही एक्सॉन होता है। कहां पर मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ऐसे न्यूरॉन्स आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इसको एक बार मैं समराइज कर दूं तो हमने न्यूरॉन्स को कैटेगराइज किया हुआ है, उसको कैटेगरीज में डाला हुआ है, डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कितने एक्सॉन प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ डेंड्राइट्स हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हमारे पास तीन टाइप्स हैं। आपका पहला हो जाएगा मल्टीपोलर, दूसरा हो जाएगा बाइपोलर और तीसरा हो जाएगा यूनिपोलर। मल्टीपोलर में दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स हो सकते हैं, एक एक्सॉन होता है, कहाँ पर मिलता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। बाइपोलर की अगर आप बात करोगे तो बाइपोलर में आपका एक एक्सॉन होता है और एक आपका डेंड्राइट होता है, और ये आपको कहाँ पर मिलता है, रेटिना ऑफ आई में मिलेगा। फिर यूनिपोलर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक एक्सॉन, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली, राइट। कहाँ पर मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, सबको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। सो आई एम होपिंग आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, ठीक है। पानी पी लेती हूँ गाइज, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया, शानदार एकदम। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है।
बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से भागते हैं, डरते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो मैं बोलूं वो आपको समझ में आए और ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करूं तो जो आपके न्यूरॉन्स है ना, हमने बोला न्यूरॉन्स क्या है, आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है, ठीक है। ये आपके एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। एक्साइटेबल सेल्स इनको हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इनकी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होती है। यहाँ पर लिखा होगा कि जो इनकी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होती है। मैम पोलराइज्ड का क्या मतलब होता है ना, पोलराइज्ड का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये आपका एक्सॉन है। एक्सॉन मैंने आपको बताया था, है ना, ये आपका एक्सॉन है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब यहाँ पर देखोगे एक्सॉन के अंदर के साइड यहाँ पर नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। और बाहर के साइड क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। क्या है? पॉजिटिव है। और ये भी हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? जब रेस्टिंग स्टेट है। रेस्टिंग स्टेट का मतलब होगा कि कोई भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स जो है वो आपके एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। उनको हम एक्साइटेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है। अब पोलराइज्ड क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपका एक्सॉन हो गया, ठीक है, ये आपका एक्सॉन हो गया। अंदर के साइड अगर आप देखोगे तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, ठीक है। और बाहर के साइड पॉजिटिव, ठीक है। बाहर के साइड क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। और ये कौन सा स्टेट है? रेस्टिंग स्टेट है, जब कोई भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब मैम आपने बोला नेगेटिव और आपने बोला पॉजिटिव। अंदर की तरफ नेगेटिव क्यों है और बाहर की तरफ पॉजिटिव क्यों है? तो अंदर की तरफ नेगेटिव आपके पोटेशियम आयन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपका पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे बाहर की तरफ पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, सोडियम ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो सोडियम आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादा है और पोटेशियम कम है, इसी वजह से बाहर एक्सॉन के बाहर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर वैसे 2-3 रीजंस है ना, पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया कि जो आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है ना, क्या है ये? आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ आपके वोल्टेज गेटेड होते हैं, कुछ आपके लीकी चैनल्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके कुछ लीकी चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर आयंस के लिए मतलब उन पर्टिकुलर आयंस को ही अलाउ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ पोटेशियम लीकी चैनल्स, तो सिर्फ वो पोटेशियम को अलाउ करेगा। अगर मैं बोल रही हूँ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो वो सोडियम को ही अलाउ करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो भी आपके आयन चैनल्स है, चाहे वो वोल्टेज गेटेड हो चाहे वो लीकी हो, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आयन को ही अलाउ करेगा, है ना। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर कुछ लीकी चैनल्स होते हैं जो आपके सोडियम को अलाउ करते हैं। तो जब आपका रेस्टिंग स्टेट होता है तो यहाँ पर जो आपके सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं, सॉरी पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, माय बैड, पोटेशियम कर लेना, पोटेशियम लीकी चैनल्स जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका पोटेशियम है वो अंदर की तरफ उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है अंदर की तरफ, ठीक है। आई बात समझ में? पहला रीज़न हो गया, पहला रीज़न हो गया। दूसरा होता है कि यहाँ पर जो आपका सोडियम है, इसके लिए आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है। तो मतलब यहाँ से सोडियम अंदर की तरफ नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ से सोडियम अंदर की तरफ नहीं आ सकता। देखो एक पहला तो हो गया लीकी चैनल प्रेजेंट है ना, पोटेशियम लीकी चैनल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेशियम का लीक होता जा रहा है। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से पोटेशियम जो है ज़्यादा है। दूसरा रीजन है जो आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन है, इट इज इम्परमिएबल टू सोडियम। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो अंदर नहीं आ सकता है। तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है और अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। तीसरा रीजन ये है कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसके लिए भी इम्परमिएबल है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका बाहर नहीं जा सकता है।
तो ये मैंने 2-3 रीजंस बता दिए। एक और रीजन होता है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, यहाँ से 3 सोडियम को उठाएगा, बाहर फेंकेगा। अगेन यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होगा, ठीक है, एटीपी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर 3 सोडियम उठाएगा, बाहर फेंकेगा, और यहाँ पर 2 आपका पोटेशियम उठाएगा और अंदर की तरफ फेंकेगा। तो ये सारे रीजंस बताए मैंने कि क्यों अंदर जो है नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। बाहर आपका सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है, और अंदर आपका सोडियम कम है, पोटेशियम ज्यादा है एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। और ये किसकी बात हो रही है, रेस्टिंग स्टेट की बात हो रही है, जब कोई भी नर्व इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है इट इज -70 मिली वोल्ट। कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, समझ में आया है ना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिली वोल्ट। अगेन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, बट मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने आपको बोला था पोलराइज्ड है, तो यही है आपका पोलराइज्ड। ठीक है, ये क्या है, आपका पोलराइज्ड स्टेट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब इधर आ जाओ, है ना। ये जो आपके सामने इतना बड़ा सा बनाया हुआ है, ये पूरा आपका एक्सॉन है ना, एक्सॉन है ना। ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन मानो, है ना, एक्सोनल मेम्ब्रेन माना है। मैंने इसको पैच ए, पैच बी और पैच सी में डिवाइड कर रखा है। और ये अभी पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड मतलब कि अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। और तो अगर आप इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखोगे तो कितना होगा, -70 मिली वोल्ट होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं आगे, और ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, बस थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। आप इस पे मेरे पे भरोसा कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझा दूंगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी फॉर श्योर। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में तो नहीं रहेगा, है ना, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखो, मैंने यहाँ पर पैच ए, पैच बी और पैच सी बताया था, और ये अभी तीनों ही पोलराइज्ड है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। पहले हम पैच ए की बात करने वाले हैं। ठीक है, पैच ए की बात करूंगी मैं, तो यहाँ पर अब आता है स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ पर आता है स्टिमुलस, और वो भी जो स्टिमुलस है वो कौन से स्ट्रेंथ का है, थ्रेशोल्ड, है ना। जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वही आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को खोल सकता है आपके एक्सोनल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आया स्टिमुलस, स्टिमुलस वो भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, जिसकी वजह से मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुलस की वजह से यहाँ पर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो जाएंगे, है ना। अब ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, अगर ये ओपन हो जाएंगे तो बाहर से सोडियम क्या करेगा, अंदर की तरफ आएगा, है ना। बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर क्या बोला गया, इनफ्लक्स हो रहा है सोडियम का। ठीक है, क्या हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है सोडियम का। तो यहाँ पर जो अंदर नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। क्या ये बात सबको समझ में आई, है ना। आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आई है। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और उसके इनफ्लक्स की वजह से अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डीपोलराइज्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड बोलेंगे। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा ये। ठीक है, डीपोलराइज्ड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये अभी भी पोलराइज्ड है और ये अभी भी पोलराइज्ड है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये आपका डीपोलराइज हो गया, बहुत बढ़िया है। अब क्या होगा मैम, इसके आगे क्या होगा, है ना, इसके आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। देखो, अब हमें पता है जो करंट है ना, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव इधर की तरफ आएगा तो ये इसको भी पॉजिटिव करेगा। ठीक है, इसको भी पॉजिटिव करेगा, और जैसे जैसे ये पॉजिटिव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, अगेन वैसे तो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, +55 मिली वोल्ट होता है, जहां पर अगेन आपका क्या होगा, यहाँ पर आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है,
ये तो करंट का हमने डायरेक्शन दिखा दिया है। अब ये पैच ए में हो रहा था, अब मैम पैच बी में क्या होगा, ये वाली चीज यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ से ये इधर से आ रहा था तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव होता जा रहा था, पॉजिटिव होता जा रहा था। जैसे ही प्लस 55 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा, यहाँ पर अगेन जो आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो पैच बी में प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर भी आपके सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम का इन्फ्लक्स होगा जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, आपका डिपोलराइज्ड हो जाएगा। तो सोडियम यहाँ पर अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जो चीज यहाँ पर हुई थी अब वो पैच बी में हो रही है। मैं आपको पैच ए, पैच बी, पैच सी की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर में इतने इतने कंपार्टमेंट में हो क्या रहा है। समझ रहे हो, देख रहे हो कि इम्पल्स कैसे आपका ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरीके से आपका इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करता है। अगेन फिर से बताती हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा जिसकी वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो इस पैच में थे वो ओपन होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। यहाँ पर जो अंदर पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन सारी चीजें सेम होगी। जो आपका करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये सारी तो चीज है, ठीक है। अब सेम चीज वहां पर होगी, है ना। ये जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है सेम आपके पैच सी में होगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, इस तरीके से आपके इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, ठीक है, पैच ए में क्या हो रहा होगा। पैच ए में ध्यान से सुनना कि यहां पर अब यहाँ पर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बाहर चला जाएगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यहाँ पर जो भी पोटेशियम था उसका इफ्लक्स होगा बाहर की तरफ, तो बाहर आपका पोटेशियम जा रहा है ना। बाहर अगर पोटेशियम जा रहा है तो अंदर अगेन नेगेटिव हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। अंदर अगेन नेगेटिव हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये अगर आप देखोगे तो ये पहले की तरह हो गया ना, ये जो हमने पोलराइज में देखा था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पर बाहर पॉजिटिव था, ये सेम हो गया। बट यहाँ पर अलग क्या हुआ है, यहाँ पर आयन्स अलग अलग हो गए हैं। बाहर आपका पोटेशियम चला गया है और यहाँ पर आपका सोडियम आ गया है, ठीक है। आयन्स उल्टे हो गए, ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर काम क्या करता है, यहाँ पर आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है और अगेन इसको हम रीपोलराइज्ड बोलते हैं। यहाँ पर आपका सोडियम पोटेशियम पंप करेगा क्योंकि हमें अब उसको चेंज करना पड़ेगा, जो ऑपोजिट हो गए हैं आयन्स। तो यहाँ से आपका 3 सोडियम उठाएगा, एटीपी का इस्तेमाल करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आएंगे और ये पंप चलेगा जब तक आपका रिस्टोर नहीं हो जाता है आयन्स। ठीक है, आई बात समझ में। और इस तरीके से आपके नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है आपके पूरे एक्सॉन लेंथ में। ठीक है, आई बात समझ में। पूरा जो आपका एक्सॉन का लेंथ होगा इस तरीके से आपका एक्सॉन आपके नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। अगेन ये किसकी बात हो रही है, आपके अनमाइलिनेटेड की, है ना, जहां पर आपका माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है। जो आपके अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें कैसे कंडक्शन हो रहा है उसकी बात हुई है। जो आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर दूसरे टाइप की कंडक्शन होती है जिसको हम लोग सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया ऐसे जंप कर करके, है ना, जंप कर करके, उसको हम लोग सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपका कंडक्शन होता है आपके नर्व इम्पल्स का। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, आई एम होपिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना, और आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन कैसे होता है ना, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको न्यूरॉन में बताया था, डिटेक्ट करना, रिसीव करना, फिर ट्रांसमिट करना। तो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है ना, जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, ये क्या है, ये नर्व एंडिंग है। ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये जो है ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर होता क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले, ट्रांसमिशन की बेसिकली बात करेंगे। तो आपका जो नर्व इम्पल्स है ये आपके नर्व एंडिंग में अब पहुंच चुका है। नर्व एंडिंग में पहुंचने की वजह से अब आपका ये जो साइनेप्टिक वेसिकल था, मैंने आपको बताया था ना, साइनेप्टिक नोब में कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये इसमें वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं।
ठीक है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जिसकी वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसका मूवमेंट होगा और ये जाकर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा तो जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था वो क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ, ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर रिलीज हो गया न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हुआ। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स पे। तो ये जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना, इस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर बाइंड करेंगे। बाइंडिंग की वजह से यहाँ पर कुछ आयन चैनल्स ओपन होंगे। अगेन कौन से आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे उसके बारे में आपको नहीं जानना है ना, उसके डिटेल्स में नहीं जानना है, बस इतना समझ लो कि ये आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स के साथ, कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे वो ओपन हो जाएंगे और उन आयन चैनल्स के ओपन होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का। तो यहाँ पर आपका क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था, फिर यहाँ पर केमिकल होगा, फिर इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, फिर इसको केमिकल में कन्वर्ट किया, फिर इलेक्ट्रिकल होगा। और ये जो आपका इम्पल्स आया ये आपके साइनेप्टिक वेसिकल के मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये आपके मेम्ब्रेन के साथ आके फ्यूज कर जाए। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपके इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। आई बात समझ में, फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। आई एम होपिंग आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो साइनैप्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होता है और दूसरा आपका केमिकल साइनैप्स होता है। जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होता है वो आपका जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत ही पास पास होते हैं, है ना, बहुत ही पास पास होते हैं। तो जिसमें जो कंडक्शन होता है या फिर जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का वो इसी तरीके से हो जाता है जो हमने पहले पढ़ा, है ना। जो ये पूरा मैंने आपको बताया ना, ये इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। तो जो ट्रांसमिशन होता है वो इसी तरीके से हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। वहीं पे अगर मैं केमिकल साइनैप्स की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से अलग होते हैं और उस कैविटी को हम साइनेप्टिक कैविटी बोलते हैं और उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, उसको हम साइनेप्टिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। आई बात समझ में। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आपका इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है और जो आपका केमिकल साइनैप्स है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहला तो यही है कि जो आपका इम्पल्स है वो डायरेक्टली फ्लो कर जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर, सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन। जैसे आपका इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा था वैसे ही आपका ट्रांसमिशन भी हो जाता है क्योंकि दे आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। वहीं पे यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल होगा फिर केमिकल, जो मैंने आपको बताया है ना, जो ये वाला मैंने आपको बताया ये आपका क्या है, ये केमिकल साइनैप्स है। तो यहाँ पर पहले आप इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करोगे फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा है यहाँ पर जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, फटाफट कंडक्शन की तरह आपका ट्रांसमिशन भी हो जाता है। बट जो आपका केमिकल साइनैप्स है यहाँ पर ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। तीसरा है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, है ना, इतने कॉमन नहीं होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। वहीं पे जो आपका केमिकल साइनैप्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। आई बात समझ में। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए इन दोनों के बीच में कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे, है ना। देखो पहला अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे और ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो ब्रेन है आपका उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड बोनी कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से,
हम उसको क्रेनियम बोलते हैं। साथ ही साथ जो आपका ब्रेन है, इट इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। दैट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी से आ रहे हैं यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद कमांड दिया जाएगा, जैसे कि कोई भी सिचुएशन है और आपके ब्रेन तक आई वो चीज़, है ना, आपके ब्रेन तक आई। अब जो ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा, समझेगा कि भाई आखिर में सिचुएशन क्या है, कोई भी सिचुएशन है, अब इसके अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन देना चाहिए, फिर वो आपके पास कमांड आएगा और उसी हिसाब से आप फंक्शन करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी वजह से जो ब्रेन है इसको हम लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। अब मैम ये क्या बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कसाटा आइसक्रीम है। ठीक है बेटा, कसाटा आइसक्रीम नहीं है, यहाँ पर हम लोग ब्रेन के लेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊपर येलो कलर से बनाई हुई है ये तो आपकी क्रेनियम ही हो गई, है ना। क्रेनियम मैंने क्या बताया था, क्रेनियम मैंने बताया था हार्ड बोनी जो आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ये आपका ड्यूरा मैटर है ना। क्या है ये? ड्यूरा मैटर है, ये आपकी आउटर लेयर है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका पिंक कलर से जो बनाया हुआ है ये एरेक्नॉइड है ना। क्या है ये? एरेक्नॉइड मैटर है। फिर जो एकदम ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये आपका पाया मैटर है, और जो व्हाइट कलर से बना हुआ है ये आपका ब्रेन का टिश्यू है। तो बेसिकली जो आपका पाया मैटर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ब्रेन टिश्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या चीजें बताई, ये वाला तो आपका क्रेनियम हो गया, जो आपका बोनी कवरिंग हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्यूरा मैटर आ जाता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एरिकनॉइड मैटर आ जाएगा, और तीसरा आपका जो सबसे अंदर वाला है वो पाया मैटर आ जाएगा। और पाया मैटर जो है वो आपके ब्रेन टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर जो आपका एरिकनॉइड मैटर है और जो आपका पाया मैटर है इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। क्या बोला जाता है उसको? सब एरिकनॉइड स्पेस बोला जाता है, जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो किसकी तरह काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। आई बात समझ में, है ना। तो आई एम होपिंग यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी आपके सामने कसाटा आइसक्रीम बनी हुई है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रेन के कितने मेजर पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला आ जाएगा आपका फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हो गया आपका हाइंड ब्रेन। कौन कौन सा हुआ? फोर ब्रेन, फिर आपका मिड ब्रेन आ जाएगा और फिर आपका हाइंड ब्रेन आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन की बात करेंगे। तो फोर ब्रेन में भी आपका सेरिब्रम आ जाएगा, थैलेमस आ जाएगा और हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ये जो आपको मेजर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपके स्क्रीन के सामने, इनका भी अलग अलग रोल होता है। जैसे कि अगर आप सेरिब्रम की बात करोगे, फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम की अगर बात करोगे तो ये कुछ और चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा, यहाँ पर कुछ और सेंटर्स प्रेजेंट होंगे। थैलेमस कुछ और चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा, हाइपोथैलेमस कुछ और चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा। मतलब सबके हर पार्ट के कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं फंक्शंस को हम एक बार देखने वाले हैं कि किसका कौन सा फंक्शन होता है। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरिब्रम की। तो जो आपका सेरिब्रम है ये मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, जो सेरिब्रम है यही आपके ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। और ये जो सेरिब्रम है इसको डिवाइड किया गया है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, है ना, फोटो तो क्या इमेज दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इसको डिवाइड किया हुआ है ना, ये डिवाइड किया हुआ है। ये आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है और ये आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। जैसे मैंने बोला जो सेरिब्रम है वही आपके ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। तो मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन किसने बनाया? सेरिब्रम ने बनाया है। इसका डिवीजन किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये जो आपका लेफ्ट सेरिब्रल और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ये आपका कनेक्टेड है थ्रू अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं अगेन इमेज दिखाऊं आपको, है ना, यहाँ पर ये देखो। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट है, जो आपका राइट है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। क्लियर हो गई ये सारी चीजें? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सेल, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है,
मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसको हम लोग इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर क्यों बोला, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज। ग्रे मैटर क्योंकि जो आपकी न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन वहां पर ज्यादा है, तो इसी वजह से कुछ ग्रेइश कलर का अपीयरेंस दिखता है, इसी वजह से बोला गया है ग्रे मैटर। और ये किसको बोला जा रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बोला जा रहा है ना। ये तो आपकी आउटर वाली लेयर हो गई। अब इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बात करूं तो यहां पर आपको कैसा दिखाई देगा, ओपेक व्हाइट अपीयरेंस दिखाई देता है ड्यू टू लेयर कॉल्ड व्हाइट मैटर। यहां पर आपका कैसा था, ग्रे, है ना, यहां पर कैसा था, ग्रे, और यहां पर आपका व्हाइट अपीयरेंस दिखाई देगा ड्यू टू लेयर्स जिसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। अगेन व्हाइट मैटर क्यों, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइलिन शीट, है ना, माइलिन शीट की वजह से वहां पर व्हाइट, ओपेक व्हाइट अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। और यहां पर किसकी वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, न्यूरॉन की सेल बॉडीज क्या बना रहा है, ग्रे मैटर। और आपकी माइलिन शीट का कॉन्सेंट्रेशन क्या बना रहा है, आपका व्हाइट मैटर बना रहा है। तो इसको याद रखना, अगर आपसे व्हाइट मैटर पूछा जाए तो बता देना भाई किसकी वजह से, और ग्रे मैटर तो आप बता सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों को एक और भी दो टर्म्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, वो है आपका प्लेक्सिस और दूसरा होता है गैंग्लिया, है ना। तो प्लेक्सिस बेसिकली आपका क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको शायद बताया हुआ है या मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूं या नहीं, मतलब आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ग्रुप्स को हम प्लेक्सिस बोलते हैं। वहीं पे अगर आप गैंग्लिया की बात करोगे तो न्यूरोनल सेल बॉडी के ग्रुप को हम गैंग्लिया बोलते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो कहीं लिख लेना, है ना। अगर मैं आपको बताना भूल गई हूँ तो लिख लेना, प्लेक्सिस क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, और आपका जो गैंग्लिया होता है इट इज ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, शायद मैंने पहले बताया हुआ, आई थिंक इसी पहले मिनट पहले बताया होगा। तो अगर नहीं भी बताया होगा तो एक बार उसको लिख लेना और कंफ्यूज मत करना, ठीक है। गैंग्लिया और प्लेक्सिस में कंफ्यूज मत करना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो यहां तक हमारी सारी चीजें हो गई हैं। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ मोटर एरियाज होते हैं, कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं, कुछ जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, एसोसिएशन एरियाज होते हैं। मतलब ना तो वो मोटर होते हैं क्लियरली, ना वो सेंसरी होते हैं। तो मोटर एरियाज का आखिर में फंक्शन क्या होता है, मोटर एरियाज का बेसिकली फंक्शन होता है एग्जीक्यूशन में, कोऑर्डिनेशन में, है ना, वॉलंटरी मूवमेंट्स में, इन सब में किसका फंक्शन आता है, आपके मोटर एरियाज का फंक्शन आता है। वहीं पे सेंसरी एरियाज की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सिग्नल्स आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, आपके सेंसरी मतलब जैसे कि आपका टच हो गया, स्मेल हो गया, यहां से ये एरियाज सिग्नल को रिसीव करते हैं और यहाँ पर ही इंटरप्रिटेशन होता है। तो स्मेल हो गया, टच हो गया, विजन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो आपके सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कौन रिसीव कर रहा है, सेंसरी एरियाज रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर इनका इंटरप्रिटेशन होता है। तो मोटर एरियाज और सेंसरी एरियाज, और कुछ जो है ना वो क्लियरली मोटर एरियाज होते हैं ना वो क्लियरली सेंसरी एरियाज होते हैं, तो उनको हम लोग एसोसिएशन एरियाज बोलते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, फिर आपका मेमोरी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थैलेमस पे। तो थैलेमस की अगर मैं बात करूं तो ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है, रिले सेंटर की तरह काम करता है। किस सिग्नल्स के लिए, मोटर और आपके सेंसरी सिग्नल्स के लिए। तो जो मोटर और सेंसरी सिग्नल्स हैं उनके लिए रिले सेंटर का कौन काम कर रहा है, आपका थैलेमस काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है, थैलेमस काम करता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। ऑल्सो ये किस चीज़ों को रेगुलेट करता है, आपके स्लीप को रेगुलेट करेगा, कॉन्शियसनेस को और आपके अलर्टनेस को भी आपका थैलेमस ही रेगुलेट करता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। अगेन यहाँ पर जो ब्रेन भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में, अगेन इतना अच्छे से डिटेल में नहीं दिया गया है ना। तो जो आपके सिलेबस में दिया गया है हम उसको उतना ही करेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ना आपको समझ में आएगा, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जितना दिया गया है आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो, हाइपोथैलेमस की बारी आती है। तो जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिनको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका रिलीजिंग हार्मोन होता है और आपका इनहिबिटिंग हार्मोन होता है।
सो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन और उसके हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी को हम मास्टर बोल रहे हैं तो उसके भी मास्टर को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है यही इनके पास शक्तियां हैं, ये स्टिमुलेट करवा सकते हैं पिट्यूटरी हार्मोन का रिलीज और ये इनहिबिट भी करा सकते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स का रिलीज। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे आपके ऊपर मम्मी पापा डंडा लेकर खड़े रहते हैं ना कि बेटा पढ़ाई कर ले, है ना, तो वो चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं, तो वही वाली चीज़ है। तो वो चाहे तो आपको पढ़ाई भी करवा सकते हैं, वो चाहे तो आपको पढ़ाई नहीं भी करवा सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड आपका हाइपोथैलेमस आ जाएगा, राइट। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, फिर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसके भी सेंटर्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर आता है कि जो आपका एमिगडाला है, एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम है प्लस हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलकर आपके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। तो जो लिम्बिक सिस्टम है बेसिकली ये क्या चीज़ें कंट्रोल करता है? ये आपके फियर को, है ना, आपके प्लेजर को, या फिर जो भी एक्साइटमेंट आप फील करते हो, इमोशनल फील करते हो, या फिर जो भी इमोशन से रिलेटेड है ना, आपको गुस्सा आता है, एंगर, जितने भी इमोशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है वो सारे कौन कंट्रोल करता है? आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। क्लियर हो गई ये चीज़, है ना? तो कौन बना रहा है? आपका अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम लोग लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, या फिर लिम्बिक लोब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्बिक लोब भी बोला जाता है। एंड बेसिकली ये क्या रेगुलेट करता है? सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स, अगर आपका एंगर हो गया, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका किसके अंडर आता है? लिम्बिक सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमने मोटर एरियाज देख लिया, सेंसरी एरियाज देख लिया है ना। एक बार मैं आपको इमेज दिखा दूं तो ये वाला तो मैंने आपको दिखा दिया था, है ना। ये देखो, ये आपका थैलेमस है ना, किसकी तरह काम करता है? रिले सेंटर की तरह काम करता है फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये आपका कॉर्पस कैलोसम हो गया, यहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस है ना, यहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? अमिगडाला। ये देखो, ये वाला अमिगडाला है। तो अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, दिस रीजन इज हिप्पोकैम्पस, दोनों मिलकर आपका लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। और ये ऊपर वाला तो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया है, जहाँ पर आपके मोटर एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज होते हैं, और कुछ आपके एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो आपके ना तो क्लियरली सेंसरी है ना आपके मोटर एरियाज है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन। देखो, मिड ब्रेन नाम से पता चल रहा है बीच में कहीं होगा, है ना। तो किसके बीच में होता है? आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन और आपके पॉन्स ऑफ हाइड ब्रेन, इनके बीच में कहीं आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, तो कहाँ है? कित्थे है? क्या मेरे पास इमेज है? ये देखो, हाँ, यस, बिल्कुल है। ये देखो मिड ब्रेन। ठीक है, तो क्या बोला? थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन और आपका पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, है ना। ये आपका पॉन्स है, पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर एक कैनाल पास करती है जिसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, जो आपके मिड ब्रेन से पास कर रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मेरे पास इमेज होगा तो मैं अभी ये भी दिखा देती हूँ। कैनाल, आई थिंक आई डोंट हैव दैट इमेज। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। तो एक आप भी देख सकते हो, है ना, आप भी देख सकते हो। अगर यहाँ पर मेरे पास तो नहीं है, हाँ, कोई बात नहीं। चलो, नाउ जो आपका डॉर्सल पार्ट होता है मिड ब्रेन का, उसमें 4 स्वेलिंग्स होती हैं, 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है जिसको हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। तो सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, है ना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस ये वाला, और आपका इंफीरियर कॉलिकुलस। तो 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। आपका डॉर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स है, सेरिबेलम है एंड मेडुला है। पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो पॉन्स जो है ये आपके सिग्नल, इट रिले सिग्नल्स
बिटवीन सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसके जो फाइबर ट्रैक्ट हैं ये आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन में कौन कौन आ जाएगा आपका, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। साथ ही साथ ये आपके ब्रीदिंग रिदम को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग रिदम को रेगुलेट करना इनका फंक्शन होता है, स्लीप साइकिल को, अलर्टनेस को भी ये रेगुलेट करते हैं आपका कौन, पॉन्स, ठीक है। सेरिबेलम पे आ जाते हैं। सेरिबेलम बेसिकली आपका बैलेंस, पोस्चर और आपका मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स, ये सारे कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है मेड्यूला, और जो मेड्यूला है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। इसमें आपका सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स मैंने आपको बताया था मेडुला ऑब्लिगाटा में प्रेजेंट होते हैं, है ना। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ये भी कौन रेगुलेट करता है, आपका मेडुला रेगुलेट करता है। 3 मेजर रीजन्स होते हैं जो आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगाटा, ठीक है। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगाटा, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगाटा, ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अगेन इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से 3 रीजन्स मिलके आपका ब्रेन स्टेम बनाते, तो कौन कौन से, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पर ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, जो आपका ब्रेन स्टेम है ये कनेक्शन बनाता है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है, प्यारा प्यारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। प्यारा सा जो चैप्टर था आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका समाप्त होता है। अब आती है बारी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसके हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो श्वान सेल्स है, साइनेप्टिक नोब है, बाइपोलर न्यूरॉन है और मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। तो श्वान सेल्स की अगर मैं बात करूं तो श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं, तो आपका A का थर्ड आ जाएगा। साइनेप्टिक नोब जो है उसमें आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर्ड होते हैं, तो B का फर्स्ट आ जाएगा। A का थर्ड, B का फर्स्ट, ठीक है। वैसे तो हमारे पास आंसर आ चुका है बट स्टिल, बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पर मिलते हैं आपको, बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको रेटिना में मिलेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। तो C का फोर्थ आ जाएगा एंड D का सेकंड आ जाएगा, तो A वाला ऑप्शन हमारा सही आ गया है ना, A वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉन्स, पॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपके डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है पॉन्स, है ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इसके पास कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। मेडुला क्या करता है, मेडुला कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, और सेरिबेलम क्या करता है, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। तो A का थर्ड आ जाएगा, A का थर्ड, तो B वाला ही आ गया हमारा, है ना। B का फोर्थ आ गया और C का सेकंड आ गया एंड D का फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। B वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, फोर ब्रेन, थैलेमस। इसमें से क्या आंसर आएगा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। ब्रेन स्टेम कौन से 3 रीजन्स फॉर्म करते हैं, मिड ब्रेन, मतलब ये सारे ऑप्शंस है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा A वाला, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। अभी जस्ट हमने कवर किया, दिखाऊं मैं आपको, दिखा दूं मैं, है ना। ये देखो, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ये आपका तीनों मिलकर, तीनों रीजन्स मिलकर क्या करते हैं, मेडुला ऑब्लिगाटा, सॉरी ब्रेन स्टेम फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस है कॉर्पस कैलोसम, देन मेडुला, देन सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ पर पूछा है थर्मो रेगुलेशन, तो टेम्परेचर वाला, है ना। तो यहाँ पर कौन था, हाइपोथैलेमस था, तो D आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़े से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है स्कूल्स में, है ना। तो वहाँ के लिए भी आपको पता होना चाहिए ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देती हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट फ्यू फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन। क्या फंक्शन होता है लिम्बिक सिस्टम का, तो ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को, मोटिवेशन, रेज, एंगर,
सेक्सुअल प्लेजर, इन सब चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें लिख देना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसमें ऐसे एक्सप्लेन करोगे। फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, हाउ नर्व इम्पल्सेस आर कंडक्टेड इन नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। तो जो मैंने पूरा कंडक्शन बताया था ना वो नॉन माइलिनेटेड का था, माइलिनेटेड में आपका सैल्टेटरी कंडक्शन होगा, इस तरीके से जंप होगा, है ना। तो सैल्टेटरी आपके सिलेबस में नहीं है तो ऑब्वियसली आपसे यही पूछा जाएगा, ये आपको ट्रिक करने के लिए सॉरी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता ना चले। नॉन माइलिनेटेड वही वाला था जो मैंने आपको पूरा समझाया है, तो वो वाला पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। तो इसमें क्या करोगे आप, डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बहुत ही अच्छा बात है, पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम की हेल्प से पूरा एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, फिर आप उनका लोकेशन भी बताओगे, मल्टीपोलर में कितने डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसका बताना है, न्यूरॉन का, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो जहां पर डायग्राम लिख दिया है वहां पर तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, और जहां पर नहीं लिखा है उधर भी अगर डायग्राम बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है न्यूरॉन का, तो कर लोगे, है ना। पहले आप डायग्राम बना लेना सुंदर सा, ये इस तरीके से, है ना, ये देखो इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे, फिर एक्सप्लेन कर देना सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन क्या क्या है, इसकी लेबलिंग अच्छे से करना, यही सब चीज़ें करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना, लेबलिंग अच्छे से देख लेना और लिख के आना अच्छे से, 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर प्यारा प्यारा सा समाप्त होता है ना। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो उधर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। और पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर इस लिंक, इस स्कैनर को जो है स्कैन कर सकते हो, और अगर इसको नहीं स्कैन करना है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जो ये शॉर्ट नोट्स है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स ऑब्वियसली आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पे हम इस चैप्टर को और इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।